गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम लर्न एंड ग्रो में स्वागत है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इस इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इवेंट को सुन सकते हैं। इवेंट के बाद आप एक एक करके अपने सवाल प्रश्न और उत्तर राउंड में पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही व्हाट्सएप द्वारा शेयर कर दी जाएगी। लर्न एंड ग्रो निवेश का एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम है जो कि स्पेशली हमारे साथ जुड़े हुए नए पार्टनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, यानी आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेल्स करना एक आर्ट है और इस आर्ट में माहिर होने के लिए आपको कई और चीजों में एक्सपर्टीज यानी कि माहिरता हासिल करने की बहुत बहुत जरूरत है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज समझना, अपने कस्टमर्स की, अपने क्लाइंट्स की, टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में जानकारी रखना, ये आइडेंटिफाई करना कि आपके क्लाइंट्स की क्या नीड्स है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे साथ मिस्टर राहुल रंजन जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक फाइनेंशियल कोच, सर्टिफाइड प्लानर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। आज हमारे का विषय है सुपर सेल्समैनशिप। तो इसी विषय को आगे ले जाते हुए मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू तमन्ना मैम। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा। आप में से जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे जवाब दीजिएगा। इससे पहले ने आप लोगों में से कौन कौन लोगों ने मेरा ये वाला सेशन तो नहीं, इससे पहले जो सेशंस हुए थे आपने अटेंड किया है? जस्ट चैट बॉक्स में मी लिख के आप बोल सकते हैं। वेरी गुड मिस्टर प्रकाश। अच्छा, शैलेश जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों के लिए हाँ। भारत भूषण जी, बहुत बढ़िया, आपने भी अटेंड किया था मेरा पहले सेशन। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, हम अपने बिजनेस को कैसे करके ग्रो करें, और फाइनेंशियल प्लानिंग मैथमेटिक्स में एक्सेल हम लोगों ने सीखा था कि हम अपने क्लाइंट के साथ कैसे इन एक्सेल के थ्रू अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल गोल प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज हमारा इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है सुपर सेल्समैनशिप। इसमें सेल्समैनशिप से बेसिक रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसे हम लोग करेंगे। वैसे तो सेल्समैनशिप एक आर्ट है, अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन आर्ट में भी क्या होता है, कुछ साइंस छिपा रहता है, कुछ ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर होता है जिसे जब हम लोग फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। तो उस साइंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके आगे भी अभी और नए नए सीरीज शुरू करेंगे, जैसे कि हम एज अ बिजनेस पर्सन, या मैं कह सकता हूँ एज अ इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर, हम अपने बिजनेस को कैसे करके मैनेज कर सकते हैं, ये भी आगे टॉपिक रहेगा। और भी बहुत से टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा एक और सेल्समैनशिप में ही एक टॉपिक है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंसल्टेटिव सेल्स। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट खुद ही हमारे पास आता है, हम उससे बातचीत करते हैं और खुद ही को बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है, आप करवाओ मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। लेकिन आज हम लोग पहले स्टेप पे चल रहे हैं, मतलब ये समझ लें कि अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन सेल्समैनशिप में बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, अंदर से हम लोग अपने आप को चाहे कितना भी बोल दें कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं एडवाइजर हूं, लेकिन अंदर से हर कोई सेल्समैन है। इवन आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मैं कहता हूं वो भी सेल्समैन है। क्योंकि कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं बातचीत करने में, और कुछ डॉक्टर बहुत काबिल होने के बावजूद भी उनके पास कोई नहीं जाता है। यस और नो, जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत से ऐसे वकील आपको मिलेंगे जो बड़े काबिल हैं, लेकिन फिर भी उनके पास लोग नहीं जा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं।
बहुत बढ़िया हंसराज जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया शांतनु जी। तो हम लोग क्या चीज देखते हैं, बहुत जरूरी, इवन जो एक नेता भी अगर हमारे सामने आता है वो भी क्या करता है, सेल्समैनशिप करता है। इवन आपके सामने एक फंड मैनेजर भी आता है, वो भी सेल्समैनशिप करता है। आप जहां पर भी देखेंगे इस दुनिया में हर जगह सेल्समैनशिप है। बिल्कुल सही बंसीलाल जी। तो हम लोग सेल्समैनशिप को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या चीजें जानेंगे, एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स का पहले मैं बता देता हूँ। ये वाला जो सेशन है 1.5 घंटे में भी कंप्लीट हो सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है उससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। लेकिन इसको अगर आपने पूरे लास्ट तक पूरा कंप्लीट किया तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत फायदा होगा। ये वाला जो कोर्स है सुपर सेल्समैनशिप, ये मैंने आज से करीब करीब 11 साल पहले डेवलप किया था LIC के एजेंट्स के लिए। तो ये उसी का मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन वर्जन है। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज कवर करेंगे कि हमारा जो कस्टमर है या हमारा क्लाइंट है वो आखिर मेरे साथ इन्वेस्ट क्यों करे, उसका क्या मकसद है, बाइंग मोटिव क्या है उसका। इसके अलावा पूरे सेल्स प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि सेल्स करने से पहले, सेल्स के दौरान और सेल्स के बाद क्या क्या चीजें होती हैं। ये केवल म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए जो चीज मैं बता रहा हूं नहीं है। इस दुनिया में किसी भी तरह का सेल्स हो उसमें ये सारी चीजों को हम कंसिडर करते हैं, किसी भी तरह का सेल्स हो। प्रोस्पेक्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारा भविष्य में क्लाइंट बन सकता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत क्यों है इसे हम लोग समझेंगे। हम लोग किस किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं ये चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं फोन पे तो उस समय हमें किस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम क्लाइंट के सामने बैठे हों, या आज के डेट में तो ऑनलाइन भी हम लोग अपने क्लाइंट से डील करते हैं, जैसा जूम कॉल हो गया या टीम व्यूअर के थ्रू या शो माई पीसी एनएडेस्क के थ्रू भी हम लोग अपने क्लाइंट के साथ डील करते हैं। तो उस समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन क्या है और प्रेजेंटेशन किस तरह से देना है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या क्या सिग्नल्स होते हैं। एक्सप्रेशंस और सिग्नल्स जस्ट अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, कभी भविष्य में इसके ऊपर डिटेल सेशन किया जाएगा। इसके अलावा हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन से पहले, प्रेजेंटेशन के दौरान और प्रेजेंटेशन के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए इसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि बिफोर द प्रेजेंटेशन किस तरह से प्लानिंग किया जाए, किस तरह से रिव्यू किया जाए, किस तरह से जब हम क्लाइंट के पास जाएं तो पहले से ही होमवर्क करके जाए। इसके अलावा सेल्स के दौरान जब हम क्लाइंट के सामने बैठे हैं या फेस टू फेस हमारी बातचीत चल रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो किस तरह से उनके अटेंशन को कैप्चर करना है। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट कैसे करके डेवलप करना है, किस तरह से उनके नीड्स को जगाना है, उनके डिजायर को जगाना है। और हर एक क्लाइंट के बहुत से ऑब्जेक्शंस होते हैं और फाइनली हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और हम उनको उत्साहित करते हैं कि वो एक्शन ले। अब हमारे लिए एक्शन क्या है, वो इन्वेस्ट कर दे, या फिर अगर इंश्योरेंस दे रहे हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। तो जब वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट या सेविंग या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो वही हमारा मेन एक्शन है। इसके अलावा सेल्स को कैसे करके क्लोज करें उसके लिए कुछ बेसिक चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है।
जीएस वैष्णव जी ने लिखा है कि मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या सभी को मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी हम आपकी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हैं। हाँ एंड जी। यस वैष्णव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम एक बार थोड़ा रेस करके देखिए, थोड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा जी। जी। थैंक यू भारत भूषण जी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, जस्ट मुझे आप में से कोई भी व्यक्ति या आप सभी कहना चाहें तो भी चलेगा, आपने हाल फिलहाल हफ्ते भर में, महीने भर में या साल भर के दौरान कोई भी सामान खरीदा है तो जस्ट आप सामने लिख सकते हैं। कोई भी सामान, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। आप उस सामान का नाम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जस्ट चैट बॉक्स में वो सामान का नाम लिखते हैं। वेरी गुड, शांतनु जी ने लिखा है इलेक्ट्रिक स्कूटर। बहुत बढ़िया। क्या कोई और यहाँ पर कुछ लिखना चाहेंगे? शैलेश जी ने लिखा है मोबाइल। वेरी गुड। हाँ, एक और बहुत अच्छा है। भारत भूषण जी ने लिखा है निविया बॉडी लोशन। डेल, आपका नाम नहीं लिखा है, केवल डेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इज क्लियर बट लेस। सर मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। ईयरफोन से भी कई बार आवाज बढ़ जाता है। इसके अलावा निवेश इवेंट्स यहाँ पर लिखा है वॉच लिखा है, होम पीसी स्मार्ट वॉच। प्रकाश एम जी ने लिखा है एसी फॉर ऑफिस। शांतनु जी ने लिखा है एसी। तो दो लोगों ने एसी लिखा है, एक शांतनु जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लिखा है। तो बहुत सी चीजें हम लोग, होम थिएटर शांतनु जी ने लिया है। तो शांतनु जी मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। आपने मेनली तीन सामान खरीदा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा एसी, और तीसरा जो आपने सामान खरीदा है होम थिएटर। सर आपने ये क्यों लिया है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपको एसी, होम थिएटर या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर की जरूरत थी। चलिए मैं किसी और का भी ले लेता हूं आपके साथ साथ। शैलेश जी, आपने मोबाइल लिया है। आपने मोबाइल क्यों लिया? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। पुराना फोन खराब हो गया था। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा रीजन है। आज के डेट में मैं सच बात बोलूं, आप घर के बाहर निकल जाइए और अगर आपके जेब में मोबाइल नहीं है तो आपको लगता है कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी रह गई है। ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है अगर मोबाइल नहीं है, भले मैं मोबाइल बाहर ले गया हूँ, मेरे जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी से कुछ कम हो गया, कुछ कमी रह गई है अगर मोबाइल नहीं है। भारत भूषण जी, आपने लिखा है निविया। शांतनु जी बहुत बढ़िया, आपने लिखा है निविया बॉडी लोशन। अब इसके बारे में आप बताएं, आपने निविया बॉडी लोशन क्यों लिया? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से। बहुत बढ़िया, जरूरत थी। तो जरूरत, अब मेरा एक सवाल है, आपको बॉडी लोशन की थी या निविया बॉडी लोशन की थी? बॉडी लोशन या फिर निविया बॉडी लोशन की? बिल्कुल सही, आपको जरूरत तो बॉडी लोशन की थी, लेकिन अब आपने निविया का ही क्यों लिया? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं।
जस्ट निविया का ही क्यों लिया? पहला बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल कहा, ब्रांड नेम है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इवन हम लोग बचपन से यही देखते हैं कि निविया एक ऐसा ब्रांड है जिसका सबसे कम एडवर्टाइजमेंट है। और ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता प्रोडक्ट होता है निविया का। निविया का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है उनके बाकी कंपटीटर्स की तुलना में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ब्रांड नेम है, क्वालिटी बनी हुई है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो 150 रुपए किलो लड्डू भी मिलता है और 800 रुपए किलो भी लड्डू मिलता है। और 800 रुपए किलो लड्डू लेने वाले भी हैं मार्केट में और 150 रुपए किलो लेने वाले भी लड्डू हैं। बाकी हाँ, एक और आपने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, गुड डील इन अमेजोन। अमेजोन में आपको एक अच्छा डील मिल गया, अदरवाइज अमेजोन के अलावा आप कहीं और से भी ले सकते थे। पहली चीज, आपको बॉडी लोशन की जरूरत थी। अब बॉडी लोशन लेने के बाद आपको जरूरत पड़ी कि नहीं, मैं किसी भी ब्रांड को नहीं ले सकता, मैं किसी एक अच्छे ब्रांड को लूंगा, तो आपने निविया चूज किया। अब निविया चूज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि कहां पर आपको सही रेट पे मिल जाए। बिल्कुल सही, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर 600 ml। अब एक और चीज आपने यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज लिखी, हो सकता है आपको 100 ml की जरूरत थी या 200 ml की जरूरत थी, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, 600 ml लिया, क्योंकि आपको डील बहुत अच्छा मिल गया। तो आपने बहुत अच्छा, मतलब सारा सेल्स प्रोसेस का आपने निचोड़ यहाँ पे बता दिया। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो जो हमारी पहली जरूरत होती है दैट इज नीड। सबसे पहले मेरी जो जरूरत है वो है नीड। नीड के बाद, अगर नीड हो गया, तब मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं कि कौन सा ब्रांड लेना है, किस प्राइस पे लेना है और कितना लेना है। लेकिन जो सबसे पहली जरूरत है वो मेरी जरूरत होनी चाहिए। अगर वो मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं उसे नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं, कई साल हो गए मैंने कंघी नहीं खरीदा क्योंकि मेरी जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, वो मेरी नीड नहीं है। तो हम लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं, चाहे इस दुनिया में कोई भी सामान हो, ये जो मैं सामने जो रीजंस लिखने वाला हूं यही रीजन होते हैं। चाहे तो इस वाले, जब मैं आपको बोलूंगा लास्ट में, जब ये वाला स्क्रीन खत्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करें। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान को जैसे बनाया गया है, एक जानवर की अगर मैं बात करूं, तो जानवर को जब बनाया था भगवान ने, तो उसके अंदर केवल दो ही चीज डाली, एक डर, दूसरा लालच। एक जानवर केवल दो ही चीजों के बेसिस पे काम करता है, एक हो गया डर, दूसरा लालच। लेकिन इंसान को थोड़ा सा अलग बनाया है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो उम्मीदों में जीता है। वो आने वाले समय के हिसाब से भी जीता है कि आज मैं ऐसा करूंगा तो कल को मेरे साथ ये फायदा होगा। तो इसी कारण से एक इंसान के किसी भी एक्शन लेने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। और खासकर जब हम अपना सामान लेते हैं, तब बेसिक नीड तो है मेरे डर और लालच, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या जरूरतें होती हैं। इस दुनिया में केवल पर्सनल फाइनेंस में म्यूचुअल फंड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की मैं केवल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम करें तो यही बाइंग मोटिव होता है। तो एक एक करके मैं उसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, प्रॉफिट या फिर गेन। अब प्रॉफिट यानी कि फायदा होगा या फायदा होगा, शब्द एक ही है। प्रॉफिट का भी मतलब फायदा होता है, गेन का भी मतलब फायदा होता है। गेन का मतलब होता है कि कुछ बढ़ रहा है, या तो मैं अपना पैसा कुछ बचा लूंगा, या फिर किसी जगह मतलब बचत हो जाएगी,
किसी जगह मैं कम खर्चा करूंगा या फिर मुझे प्रॉफिट हो जाए। दूसरा कारण होता है खोने का डर, यानी कि मैं कुछ खो दूंगा अगर मैंने ये चीज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलता है कि किसी स्कूल में बहुत अच्छा स्कूल है और आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, और आपको पता चलता है कि लास्ट डेट यही है, अगर ये डेट मैं मिस कर गया तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो आप दौड़ के चले जाते हैं सारे काम छोड़ के, तो यानी कि लॉस है। अब लॉस कैसे हो सकता है? किसी भी तरह के सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड होता है, लव्ड वंस हो सकता है। यही रीजन है कि इतने बड़े बड़े और महंगे महंगे 5 स्टार हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं। हॉस्पिटल में लग्जरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और बहुत महंगे हॉस्पिटल खुल चुके हैं। तो वो क्या है, हमारे लव्ड वंस का लॉस ना हो जाए, और इसके अलावा हम लोग सेफ्टी चाहते हैं। इसके अलावा प्लेजर, मुझे कुछ अंदर से खुशी मिले। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लग्जरियस आइटम है मार्केट में, अगर आपको कार खरीदना है तो 5 लाख की भी कार है, 15 लाख की भी कार है, 50 लाख की भी कार है, और 5 करोड़ की भी कार है। अंतर पड़ जाता है आपका कंफर्ट, लग्जरी, एंजॉयमेंट। अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं किसी पेन को अवॉइड कर सकूं, इसके लिए भी हम लोग पैसे खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी दर्द से राहत मिलना, सुरक्षा मिलना। ठीक है, अब सुरक्षा का जितने भी इंश्योरेंस है वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्लान है, वो आपको दर्द से बचाता है। ठीक है, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देना, हो सकता है आपको काम करना कम करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आज पैदल काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति साइकिल से काम करता है, तो पैदल वाले की तुलना में साइकिल वाले को कम काम करना पड़ेगा। सिमिलरली, एक व्यक्ति साइकिल से काम करता है, दूसरा बाइक से काम करता है, तो बाइक वाले को साइकिल वाले की तुलना में कम काम करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं अच्छे हेल्थ के लिए, कि मुझे अच्छा हेल्थ मिलेगा, अगर आज मैं हेल्दी फूड खाता हूं तो मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं हेल्दी फूड खाता हूं। या फिर भविष्य में मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहेगी अगर मैंने ऐसा कर लिया, तो ये भी मैं पेन को अवॉइड कर रहा हूं। इसके अलावा गर्व, देखिए, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मार्केट में 10,000 के अंदर बहुत अच्छे मोबाइल मिल जाते हैं। हमारे सारे काम वो 10,000 वाले मोबाइल से हो सकता है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख का आईफोन बिकता है। 1.5 लाख के आसपास ही होगा। 1.5 लाख का आईफोन है, और एक ऐसा आईफोन कि आईफोन खरीदने के बाद दुकानदार कहता है कि सर आपको एक चार्जर भी लेना पड़ेगा, चार्जर का 2,500 और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन लोग ले रहे हैं। तो ये क्या है? प्राइड। 5 लाख की कार से भी मेरा काम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जाके 15 लाख की कार लेता हूँ। तो प्राइड किस तरह से स्टेटस सिंबल, किसी चीज की बहुत अच्छी मुझे क्वालिटी मिल गई है, कोई चीज आज फैशन में है। हम लोग पढ़ाई लिखाई और कोचिंग में इतना पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। और फाइनली, डिजायर फॉर अप्रूवल, बच्चे खुश हो जाएंगे अगर मैंने ऐसा किया, वाइफ उस दिन मेरे से लड़ेगी नहीं। तो ये क्या हो गया? डिजायर फॉर अप्रूवल, जिसमें कि आपका लव आ गया, अफेक्शन हो गया, सोशल एक्सेप्टेंस, और लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो इस दुनिया में यही 6 कारण हैं जिसके कारण लोग पैसे खर्च करते हैं। यही 6 कारण हैं जिसके कारण लोग पैसे खर्च करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कहीं अपने साथ रख ले, अपने पॉकेट में रख ले, इसका प्रिंट आउट लेके, या अपने मोबाइल में रख ले। पर्पस क्या है? इस दुनिया में कोई भी चीज
अगर आप अपना सेल्स टॉक यानी कि जो आप बातचीत करने वाले क्लाइंट से उसका होमवर्क कर रहे हैं, यही चीज अगर आपके सामने लिखा रहेगा और इन सारे टॉपिक्स या इन सारे दुखती रगों पे अगर आपने हाथ रख दिया क्लाइंट का ढूंढ के, अपने आप क्लाइंट आपके साथ रहेगा। तो आगे पढ़ा जाए। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक सेल्समैन का एक्चुअल में क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसकी एक्चुअल में जो जरूरत होती है वो इतनी सी होती है। जो मैंने आपको अभी 6 कारण बताए थे जिसके कारण कोई भी इंसान अपना पैसा खर्च करता है, तो एक्चुअल में वो अंदर से जानता है उसकी जरूरत इतनी है। सेल्समैन का क्या काम है, इस जरूरत को बढ़ा के उस जरूरत को इतना बड़ा बना देना, उस जरूरत को बढ़ा के जो छोटी सी नीड थी उसको बढ़ा के इतना बड़ा कर देना है। अब क्या होता है, ये तो होगी पहली चीज। एक और चीज, आपने जरूरत को तो इतना बड़ा कर दिया, अब दूसरी चीज जो आती है क्लाइंट के साथ, उसको क्या नजर आता है कि यार जो मेरी नीड है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा अपनी जरूरत के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। तो सेल्समैन का क्या काम है, जो आपके क्लाइंट को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कीमत है उसको घटा के बस इस तरह से शो करना कि आपका प्राइस तो बहुत छोटा सा है। सबसे पहले नीड बढ़ा देना है। अगर नीड नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, नीड आप उसकी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और नीड कैसे करके क्रिएट होती है, जो मैंने आपको बाइंग मोटिव्स बताया था, ये 6 कारण है जिसके कारण कोई भी इंसान पैसा खर्च करने के लिए तैयार होता है। ये नीड है, एक्चुअल में नीड वहां से डेवलप होता है। तो उसकी जो छोटी सी नीड है उसको आप बहुत बड़ा नीड करके बता दें, और फाइनली जब पैसे की बात आए तो उसको ये एहसास दे दें कि सर जो आपकी इतनी बड़ी नीड है उसके लिए केवल और केवल आपको इतनी सी कीमत देनी है। अदरवाइज क्लाइंट क्या सोचता है कि मेरी जरूरत जो है इतनी सी है, लेकिन उसके लिए मुझे इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आपका क्या काम है, सर आपकी नीड इतनी बड़ी है और कीमत बस इतनी सी है। बस ये आपको मेन काम करना है, और दैट इज कंप्लीट सेल्समैनशिप। यही पूरे सेल्समैनशिप का मर्म है कि उसकी जो जरूरत है उसको बहुत बड़ा कर दें और जो उसको कीमत देना उसको बहुत ही छोटा कर दें। और नीड आप इन्हीं सारी बातों से आप उनका बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं आप रख लें। बाकी ये पूरा जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सेल्स प्रोसेस को देख लेते हैं कि सेल्स किस तरह से किया जाता है, सेल्स के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। तो पूरे सेल्स प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला, जब हमने अभी क्लाइंट से मुलाकात नहीं की। दूसरा, मैं क्लाइंट से मुलाकात कर रहा हूँ। और तीसरा, मुलाकात करने के बाद। तो ये तीनों स्टेज में हमारा सेल्स होता है। और तीनों स्टेज में ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों ही स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो स्टेज है, बिफोर द सेल, यानी कि मैं अभी तक क्लाइंट से मिला नहीं हूं,
या तो फोन पे बात हुई है या फिर हल्की फुल्की बात हुई है। तो सबसे पहले क्या है, इस दुनिया में मेरे चारों तरफ जो मेरे ग्राहक बन सकते हैं उन सभी लोगों को ढूंढना। एक 5 साल का बच्चा मेरा ग्राहक नहीं बन सकता है क्योंकि वो कमा नहीं रहा है, वो फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकता है। लेकिन एक 50 साल का व्यक्ति मेरा ग्राहक बन सकता है, 25 साल का व्यक्ति ग्राहक बन सकता है, एक 75 साल का व्यक्ति मेरा ग्राहक बन सकता है। अब उन ग्राहकों में से कौन कौन ऐसे होंगे जो सच में एक्चुअल में मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, यानी कि वो डिसीजन भी ले सकते हैं, उनके पास पैसा भी है, वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना और उनसे बातचीत करना, और बातचीत के दौरान ही मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना। गेट इंटरव्यू का मतलब मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि फोन पे ही सारी चीजें मैं बेच दूं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका क्या काम है कि आप अपने जिस भी व्यक्ति से मिलना है उससे आप मिलें, अपॉइंटमेंट लें। जनरली क्या होता है, आपके भी साथ होगा, आपने देखा होगा, आपके सामने कोई व्यक्ति आया या तो आपसे रेफरेंस आया, ये आप मुझे बस 4-5 अच्छे म्यूचुअल फंड बता दीजिए, ये कौन से शेयर्स में मैं पैसा डाल दूं, ये कौन से कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा अच्छा है, ये कौन सा लाइफ इंश्योरेंस है। क्या होता है ना, क्लाइंट को क्विक आंसर बहुत पसंद आता है। लेकिन क्या होता है कि आपने मान ले बता दिया कि हाँ सर ये 5 अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, आप यहाँ पे पैसा लगा दें, तो वो आपसे क्यों लेगा? वो तो सीधे जाएगा किसी दूसरे ऐसे फ्री वाले ऐप में जाके अपना पैसा लगा देगा, आपको उससे क्या फायदा? और क्लाइंट भी क्या होता है, पैसा एक ऐसी चीज है, आप यूं समझ ले, मनी मैनेजमेंट जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। क्लाइंट भी क्या होता है, अपना बर्बादी की तरफ एक कदम बढ़ा देता है अगर वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है या खुद सेविंग कर रहा है बिना किसी एडवाइजर के, तो वो खुद भी अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ इस स्टेज पे, जब कोई बंदा कहता है ना कि बता दीजिए, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि सर आपने, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे करके बोलता हूँ, सर आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया होगा। जब मैं ये चीज बोलता हूँ ना, तो ये एक ऐसी चीज, मैं एक ऐसा लाइन बोल रहा हूँ जिसको कि हर बंदा जानता है कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तो सर आपने बड़े मेहनत से अपना पैसा कमाया होगा। तो जब आपने पैसा कमाया है और उसी पैसे को आप बचाना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत मेहनत का पैसा है, क्या ऐसे ही हवा में कर देंगे? कहीं आपको गिरा पड़ा पैसा तो मिला नहीं था, बड़ी मेहनत से कमाया है। तो जब इतनी मेहनत से कमाया है तो एक बार उसको समझ के फिर उसके बाद सेव या इन्वेस्ट कीजिए, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जब मैं इस तरह से बोलता हूँ तो क्लाइंट को समझ में आता है कि नहीं, बात तो ये सही बोल रहा है, मेहनत से कमाया हूँ, पैसा बर्बाद करने की तो चीज है नहीं। तो बेटर है कि हम लोग आपस में मिलते हैं, फिर क्लाइंट मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ चलिए अब आपस में मिलते हैं। अब आप क्लाइंट के सामने बैठिए, उसकी जरूरतों को जानने की कोशिश कीजिए, वो नेक्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप जो है मेरा, मुझे उनके साथ केवल और केवल इंटरव्यू चाहिए या फिर मुझे उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए। इसके अलावा मेरा सेल से पहले कोई, मतलब मिलने से पहले कोई मकसद नहीं होना चाहिए। जो मेरा सेकंड स्टेप रहेगा, दैट इज ड्यूरिंग द सेल्स। सेल्स के दौरान क्या होगा, सेल्स के दौरान मैं ऐसे सवाल पूछूंगा जिन सवाल के जवाब से वो अपने नीड्स को जान सके। मैं ऐसे सवाल, अब इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं बना है। फॉर एग्जाम्पल कि सर आपके कितने बच्चे हैं, अब जैसे ही वो बोलेगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है सर आपके जो 2 बच्चे हैं कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा जो बड़ा बेटा है वो 10वीं में है और मेरी बेटी अभी 5वीं में है।
सर आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है, बच्चों को क्या पढ़ाना है? जी कुछ नहीं मालूम। अब बच्चों की मर्जी सर, बच्चों की मर्जी, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे। 12वीं के बाद तो आपको कुछ पढ़ाना है, आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। कुछ भी नहीं सोचा होगा तो ये तो आपने सोचा होगा कि बच्चे को ग्रेजुएशन कराना है और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कराना है, या कम से कम आपने ग्रेजुएशन तो सोच ही रखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, उसकी आप नीड को एनालाइज कर रहे हैं और उसके नीड को बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन सोच रखा है, तो एक ग्रेजुएशन में क्या खर्चा आता है? अब क्लाइंट ऐसा भी तो बोल सकते हैं, देखिए अगर सरकारी कॉलेज में हो गया तब तो फ्री में पढ़ाई होती है। फिर आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि सर अगर सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ तब तब अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा ही सर। तब आप किस कॉलेज में भेजेंगे? अपने आप ही को बोलेंगे कि हाँ एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर ये पढ़ाई होती है, बीटेक या बीबीए होता है या ये वाला कोर्स होता है, उसमें इतने लाख का खर्चा है। तो खुद ही बताएंगे। आपको केवल सवाल पूछना है और ऐसे सवाल पूछना है जिसका जवाब वो दे सके, उनका नीड उजागर हो। तो जब एक बार आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, उस नीड को कैसे करके फुलफिल करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, आप वो चीज बताएंगे। अब जब जरूरतों को बताएंगे तो उसी दौरान दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस उनके दिमाग में आएंगे। कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं जो सचमुच के ऑब्जेक्शन होता है, जैसे कि मेरी इनकम कम है। ये एक रियल है, मेरी इनकम कम है लेकिन सपने मैंने बहुत ज्यादा देख रखे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, कई ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं क्लाइंट के जो उसको, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि वो सचमुच उसका कोई रियल एक्चुअल में वो ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं जो क्लाइंट बोलता नहीं है, वो बोल नहीं पाता है लेकिन उसके मन में होता है, तो उस चीज को भी उसके मुंह के बाहर निकलवाना है। इसके अलावा ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे करके उसके मुंह के बाहर निकलवाए। आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके मुंह के बाहर आप कैसे करके निकलवाएं जो वो बोल नहीं रहा है। ठीक है, उसका भी एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही, जीएस वैष्णव जी ने लिखा है, सर आपके द्वारा जो सवाल बताए जा रहे हैं एग्जैक्टली यही सिनेरियो हमारे सामने होता है। सर बिल्कुल, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते हम लोगों के यही सवाल हैं, और हम इसी ढंग से अगर हम लोग क्लाइंट से अगर बातचीत करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए मैंने क्या किया, बस पहला सवाल पूछा कि सर आपके कितने बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई होगी, अब बच्चे हैं तो उनकी शादी होगी। तो ये दो ऐसे नीड हैं जो कि शादी कर लिया, बच्चे होंगे तो उनकी जरूरत होगी ही होगी। अब मान लेते हैं कि वो कमाना शुरू कर दिए, एक ना एक दिन उनको रिटायर तो होना ही होना है, तो रिटायरमेंट की भी बात कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट की बात मत करें, मैं यहाँ पर बोलूंगा उनके फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें। आगे पहले भी हम लोगों ने सेशंस किया है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, उसी को आगे भी भविष्य में जब भी हम लोग करेंगे तब तो उसे अटेंड जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हर एक इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं कि सर बीमार पड़ गए, एक कैंसर के इलाज में आज के डेट में 20 लाख तो कम से कम खर्च हो जाता है। सर कैंसर केयर पॉलिसी साल का 3,000 में मिल जाता है, 4,000 में मिल जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं, मैं कुछ कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा क्लाइंट से झूठ बोलना है, लेकिन सर भारत का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि भारत में हर 6वें व्यक्ति के मरने के कारण कैंसर होता है। भारत में हर तीसरे व्यक्ति के मरने का कारण हार्ट डिजीज होता है या फिर सांस से रिलेटेड बीमारी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस का आपका क्लाइंट क्यों नहीं बनेगा? तो मेन है कि कई बार डेटा शेयर करना है, कई बार हम और भी चीज़ों को क्लाइंट के साथ
डील करते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, जब उनकी सारी सब तरह के ऑब्जेक्शंस को आपने जवाब दे दिया, फिर उसके बाद कई बार क्लाइंट क्या होता है, खुद ही बोलता है कि यार मुझे ये लेना है, जल्दी करो। और कई बार क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट दुनिया भर के बहाने बताता है कि अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो कभी वहां पर ऐसा नहीं कि खुद का भी दरवाजा बंद कर लिया और क्लाइंट को भी बोल दिया कि सर आप भी दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा इस तरह से छोड़ के आइए क्लाइंट का कि आप भी कभी उनके पास जा सके, और जब भी उनके मन में जो इनकी आज छोटी सी नीड है और उस नीड को आपने बड़ा कर दिया है, प्राइस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, क्लाइंट को लग रहा है, और उस प्राइस को छोटा जिस दिन उनको लगने लगेगा, हमेशा आपके पास वो वापस आ जाए। तो ये सारी चीजें हमें करना है। तो सेल्स के दौरान, यानी कि जब हम क्लाइंट के सामने बैठते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेल्स के बाद। सेल्स के बाद क्या होता है, क्लाइंट का टाइम टू टाइम, क्लाइंट के साथ हम टाइम टू टाइम उनके क्या क्या सेविंग्स चल रहे हैं, उनके क्या क्या इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, या फिर प्रोटेक्शन जैसे कि इंश्योरेंस तरह तरह के, उन सारी चीजों को हमें रिव्यू करते रहना चाहिए। जब आप क्लाइंट को खुद ही फोन करके बोलते हैं कि सर एक बार रिव्यू कर लेते हैं आपके इन्वेस्टमेंट और जो भी चीजें चल रहा है, तो क्लाइंट को लगता है कि आप उनके लिए केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उसी दौरान क्या होगा, आप अगर आज वो आपके म्यूचुअल फंड का क्लाइंट है, तो कल आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लाइंट भी वो बन सकता है, पीयर टू पीयर लैंडिंग क्लाइंट बन सकता है। और सर सच बात बोलूं, हो सकता है म्यूचुअल फंड लोग ना करते हो, लेकिन एफडी हर कोई करता है भारत में, हर कोई एफडी करता है, तो सर वो आपका एफडी का भी क्लाइंट बन सकता है। आपको ये लगता है कि एफडी का मतलब होता है कि सेफ्टी, सर भारत में बहुत से ऐसे सेफ फिक्स डिपॉजिट भी हैं जो कंपनीज के, जैसे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी सिक्योरिटी, एचडीएफसी लिमिटेड वगैरह, ये सारे एफडीज आप क्लाइंट को दे सकते हैं। सेफ्टी है, सरकारी है, एचडीएफसी सरकारी नहीं है, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आप दे सकते हैं। इस तरह से करके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्लाइंट की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं उनके साइकोलॉजी के अनुसार। और जब आप क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे, अपॉइंटमेंट सर बहुत सिंपल है कि और सर क्या हाल चाल, किस दिन आप खाली रहते हैं। सर जिस दिन आप खाली रहते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, चाय पीते हैं। सर मैं आपके पास चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। सर कुछ भी बहाना हो जाए, एक बार वो आपका क्लाइंट बन गया है ना, वो मना नहीं कर सकता, वो केवल आपसे ये बोल सकता है कि कल नहीं, ऐसा करते हैं अगले हफ्ते मिलते हैं। तो अगले हफ्ते मिलते हैं, तो अगले हफ्ते आप कभी क्लाइंट को फोन मत कीजिए कि सर आपने कहा था अगले हफ्ते मिलते हैं चाय पीने के लिए। 2-3 हफ्ते और बीत जाने दीजिए, सर आपने बोला तो था अगले हफ्ते मिलते हैं, मैं ही लेट हो गया आपको कॉल करने में, सर बताइए कब चाय पीना है। अब क्लाइंट क्या होगा, शर्म के मारे खुद ही बोलेगा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं। यस और नो, जस्ट लिख के बताइए। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से। बहुत बढ़िया, सभी ने यस लिखा है। और फाइनली क्या होता है, जब आप क्लाइंट के साथ मिलते हैं, अगर आप क्लाइंट से बोलते हैं कि सर आपके बहुत से ऐसे दोस्त या रिश्तेदार हैं जो चाहते हैं कि उनका भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा एडवाइजर मिले जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके, तो सर मेरा नाम आप उनको जरूर दीजिए, या आपके मन में अगर कोई है तो आप अभी भी मुझे दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं कि सर आपने कहा कि आपके भाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर एक बार उनको कॉल करके बता दें, मेरे बारे में अभी बता दें, और अगर उनके मन में कोई सवाल है तो अभी मेरी बात भी करवा दीजिए। जो रेफरेंस वाला क्लाइंट होता है ना, एक सच्चाई ये है कि वो मैं बोलूंगा 95% वो आपका क्लाइंट उसी समय बन चुका है। 5% बस चांस है कि वो समय ले लेगा, लेकिन अभी भी चांस है कि वो आपका क्लाइंट बन सकता है। तो 95% तो रेफरेंस वाला क्लाइंट बन चुका है, और रेफरेंस वाला क्लाइंट जो होता है ना, वो बेस्ट क्लाइंट होता है। और एक और चीज है
मिस्टर डल ने लिखा है, या सर बिल्कुल सही। और एक और चीज, जो रेफरेंस वाला क्लाइंट है, एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जस्ट ये एग्जांपल लीजिए, एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, ठीक है, तो जब वो आपको रेफरेंस देता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति का रेफरेंस देता है जो भी 50,000 कमाता हो या उससे ज्यादा कमाता हो। ये भी एक अक्सर देखा गया है। और बाई चांस अगर उससे कम कमाता है तो आपको बता के करता है कि सर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फिर भी आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए। तो सर मैं कहता हूँ आज के डेट में ऑनलाइन काम करना है, निवेश.com के थ्रू आप सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। अब 1,000 रुपए महीना SIP करने वाले क्लाइंट के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितना कि 10 लाख रुपए महीना SIP करने वाले के लिए। और सर एक बार करना है, बाकी तो सारा काम ऑनलाइन। तो सर किसी क्लाइंट को छोड़ना नहीं है कि छोटा क्लाइंट है या बड़ा क्लाइंट है। सर जो छोटे क्लाइंट होते हैं ना, वो 10 रेफरेंस देंगे, हो सकता है करोड़पति क्लाइंट आपको जिंदगी में एक भी रेफरेंस ना दे, लेकिन जो छोटे अमाउंट वाला क्लाइंट होगा वो बहुत ढेर सारे आपको रेफरेंस दे देता है। तो सेल्स के बाद हमें ये सारा काम करना होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग जो नेक्स्ट स्टेप है, मेरे पास खूब ढेर सारे प्रोस्पेक्ट होने चाहिए। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ये चीज आप लोग भारत में बहुत ज्यादा देखते होंगे। इसको हम लोग फनल कहते हैं, हिंदी में कुप्पी भी बोला जाता है, ठीक है। सेल्स क्या है, आपके पास बहुत ढेर सारे जब प्रोस्पेक्ट आते हैं, बहुत ढेर सारे प्रोस्पेक्ट आते हैं, उसमें से गिन चुन के कुछ, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें से 1 2 3 4 या 5 ही आपके एक्चुअल में क्लाइंट बन पाते हैं। हर कोई क्लाइंट नहीं बन पाता है, लेकिन आप पहले इन 100 में से देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन से 5 मेरे क्लाइंट बनने वाले हैं। ये चीज आप पहले नहीं बोल सकते। आपको पूरा जो सेल्स का प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा, तब उनमें से कौन सा 1 2 3 4 या 5 आपके क्लाइंट बनेंगे, वो चीज आपको बाद में पता चलेगा। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा है, ये जो 5 क्लाइंट है ना, एक एवरेज क्लाइंट अपने लाइफ में आपको 5 और लोगों से मिला देगा, और फिर ये जो 5 है, इससे भी 5 अलग अलग और क्लाइंट मिलेंगे। इस तरह से आपका एक चेन तैयार हो जाता है थ्रू रेफरेंस। जनरली जब आप लोग इस बिजनेस में आए थे या आए हैं या आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम अभी आप किस स्टेज पे हैं, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के केवल 20 या 50 क्लाइंट बनाने की मेहनत करना है। फिर उसके बाद अपने आप नए क्लाइंट आते जाएंगे, पुराने क्लाइंट जाते रहेंगे। कर लीजिए बात सर, अभी तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके 100 क्लाइंट हो गए, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट हर साल 20% आपके क्लाइंट बढ़ जाते हैं हर साल, और 10% क्लाइंट ऐसे होते हैं या तो वो खुद ही, एक होता है ना कि सोने में चले गए, ठीक है, वो भूल गए इन्वेस्टमेंट करके, या उनका बस SIP चल रहा है, चलने दो, इस टाइप के हो जाते हैं। तो 10%, और होता क्या है कि 20% आपके नए क्लाइंट आएंगे। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 10% क्लाइंट आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाए। ऐसा होता है कई बार। क्या होता है, कोई डॉक्टर को कोई, मतलब कोई मरीज को कोई डॉक्टर सूट करता है, कोई डॉक्टर को कोई दूसरा मरीज सूट करता है। तो ठीक इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइजर के भी साथ है, ये चीज इन एंड आउट वाला ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट। आपके कौन ये पोटेंशियल क्लाइंट है, उन्हीं की तरह फोकस करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उनमें से कुछ लोग करते करते फाइनली आपके क्लाइंट बन जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत क्यों है, तो इसका जवाब है कि वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल केवल पैसा नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब कि जिनसे आप पैसा कमाएंगे। तो फाइनली हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इस दुनिया में, वो पैसे के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं। तो कमाने के लिए क्या है, यही प्रोस्पेक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल है।
यही हमारे एक तरह से भगवान है, इन्हीं से हमें सारा पैसा मिलने वाला है भविष्य में। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। अब प्रोस्पेक्टिंग आप 3 स्टेजेस में करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग 3 स्टेजेस में करते हैं। सबसे पहला हो गया प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब आप अभी लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। आप इसमें एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं, लोगों को जाके बताते भी हैं कि मैं ये काम करता हूँ। हो सकता है आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे से बात करो। अगर आपको सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना है किसी भी रूप में, इसमें तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। दूसरा है आपके ऑलरेडी क्लाइंट बन चुके हैं, उनके पास जाते हैं, उनको क्रॉस सेलिंग करते हैं, तो वो भी एक तरह से आपके प्रोस्पेक्ट है। और तीसरा, जो आपके क्लाइंट बन चुके हैं उनके रेफरेंस से आप और नए क्लाइंट बनाते हैं। तो ये तीनों ही ढंग हैं जिसके थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत से मेथड्स हैं। कोई भी मेथड सही या गलत नहीं है। किसी को कोई मेथड सूट करता है, किसी को कोई मेथड सूट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग। टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? आपके पास दिन भर में हर किसी के पास 5 या 7 तो फोन आ ही जाते होंगे कि सर ये ले लो, वो ले लो। तो दैट इज टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग। एक जमाने में टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। मतलब मैं ये बोलूंगा सन 2000 से लेके 2005 तक, अगर इस दौरान अगर आपने इस काम में एंट्री की थी, तो टेलीफोन के थ्रू अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग की है तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला होगा। आज के डेट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सीधे टेलीफोन अननोन पर्सन को कॉल करते हैं कि सर इंश्योरेंस ले लो या इन्वेस्टमेंट ले लो, तो जनरली लोग एकदम खींच जाते हैं। तो आज के डेट में हो सकता है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, लेकिन फेस टू फेस इसका बड़ा फायदा होता है। फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग का बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2016 में, 2016 में यस बैंक का एक हायर एंड ट्रेन कोर्स होता था। यस बैंक ILFS के साथ उनका कोलैबोरेशन था। तो यस बैंक के लिए मैं मास्टर ट्रेनर था उस समय। एक मैं अपने स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है? उसने उसका एक यस बैंक में हो गया। अब उसको अलॉटमेंट मिला पंजाबी बाग। पंजाबी बाग एक दिल्ली में एक जगह है, वहां पर का ब्रांच मिला, ठीक है? अब पंजाबी बाग जैसे ही उसको मिला, वहां पर गया, और तीसरे दिन ही मेरे पास उसका कॉल आया कि सर मेरा बॉस मुझे गालियां बक रहा है बहुत ज्यादा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मेरे से नौकरी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार फिर जो 1 महीने तुमने ट्रेनिंग की, इतना मेहनत किया, वो पूरा वेस्ट। सर कोई बात नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा गाली दे रहा है मेरा बॉस। 3 दिन ही हुए हैं, मैं 3 दिन में कहाँ पर से बिजनेस ला के दे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ठीक इसी तरह एक सेल्समैन को भी बहुत ज्यादा चिकना घड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि सेल्समैन को ना सुनना है। आप अगर मान लेते हैं नौकरी नहीं भी कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी आपका क्लाइंट आपको ना जरूर बोलेगा, और ना सुनना यानी आपके लिए इस आदत को डाल लेना। तो उसने बोला कि सर नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा यार सबसे पहले तो ये काम करो, जो तुम्हारा बॉस कहता है चुपचाप वही काम करो, चाहे गाली दे चाहे कुछ भी है, अगले 1 महीने तक वो काम करो। अब 1 महीना बीत गया उसका, बड़ा पेनफुल था। फिर मुझे फोन करके बोलता है कि सर एक भी क्लाइंट नहीं बना, मेरा बॉस बहुत गाली दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पहले महीने तुमसे कोई भी काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको उसकी मेन प्रॉब्लम जानने की कोशिश की, ठीक है? अब मेन प्रॉब्लम उसकी क्या थी? वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा था।
वो चाह रहा था कि मैं बस ऑफिस के अंदर बैठा रहूं और मेरे पास बस क्लाइंट आ जाए, अपने आप ही एक बैंक का क्लाइंट बन जाए और उसी के कोड में डल जाए। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम एक जगह कमी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रोस्पेक्टिंग की कमी है। तो बोलता है कि सर प्रोस्पेक्टिंग। मैंने कहा यार देखो, प्रोस्पेक्टिंग तो करना पड़ेगा, तुम जाओ लोगों से जाके मिलो। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला कि ठीक है सर बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा क्या काम है, सेविंग अकाउंट खोलना और करंट अकाउंट खोलना, दोनों अकाउंट खोलते हो, पहला तो यही काम है। एक काम करो, उस मार्केट में सुबह 9 बजे निकल जाया करो और शाम मतलब ऑफिस में अपना अटेंडेंस लगाने के बाद शाम के 5-6 बजे तक जितने भी दुकानदार हैं सबको अपना विजिटिंग कार्ड दे के आओ, पहला ये काम करो। उसने कहा कि सर ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं करता हूँ। ठीक है, पहला दिन बीत गया, जिसके भी पास जाए हर कोई बोल दे कि मेरे पास तो ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो यस बैंक में क्यों अकाउंट खोलो। ठीक है, फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, फिर बोला कि सर कुछ नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा कि तुमने जो विजिटिंग कार्ड दिया है अपना, विजिटिंग कार्ड अभी तुम्हारे पास बचा है या नहीं। तो बोलता है कि सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे 100 विजिटिंग कार्ड मिले थे, जिसमें से कि आज मैंने 70-80 विजिटिंग कार्ड दे दिया है। मैंने कहा अब जो 20 विजिटिंग कार्ड है, काम करो अपने जेब से पैसा लगाओ, उस विजिटिंग कार्ड को किसी भी प्रिंटिंग वाले के पास जाओ, ऑफसेट प्रिंटर के पास तुम्हारे आसपास होगा, उससे बोलो कि 1000 कार्ड मुझे बना के दे दो। ठीक है, 1000 कार्ड जो भी पैसा लगे तुम अपने जेब से दो। उसने कहा कि सर उससे क्या होगा। मैंने कहा कि पहले करवा के आओ। 4-5 दिन बाद उसके पास नया विजिटिंग कार्ड भी आ गया। मैंने कहा कि अब एक काम करो, जितने भी लोग थे सबके पास फिर से जाओ और सबको बोलो कि सर मैं यस बैंक से हूँ। जब बार बार तुम्हारा वो लोग चेहरा देखेंगे ना तो तुम्हारा एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और जब उसके 15 दिन बीतने लगे तो उसके पास 5-6 करंट अकाउंट खुल गए और लगभग 10 के करीब सेविंग अकाउंट खुल गए। बड़ा खुश कि सर मोटिवेशन आ गया। तो मेन मोटिवेशन यही होता है कि एक बार बस गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, उसने क्या काम किया, बस लोगों को जाके ये बताया कि सर देखो मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, मैं यस बैंक का एम्प्लॉय हूँ। अब एक नॉर्मल इंसान को मालूम है कि बैंक क्या क्या काम कर सकता है, तो धीरे धीरे करके उसकी साइकिल चलने लगी। फिर उसके बाद उसने बोला कि सर ये महीना तो बड़ा अच्छा बीता। तो मैंने कहा कि चलो अब सही है। अब उसने क्या किया, प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ दिया। धीरे 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 करके फिर उसका परफॉर्मेंस नीचे जाने लगा। फिर बॉस उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। फिर बोला, तो फिर मैंने कहा कि एक बात बताओ, अभी तुम रह कहाँ रहे हो। तो उसने कहा कि सर मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो फिर मैंने कहा गाजियाबाद से तुमको पंजाबी बाग जाने में कितना टाइम लगता है। तो बोलता है कि सर कभी 1 घंटा लगता है, कभी 1.5 घंटा लगता है, कभी 2 घंटा लगता है। मैंने कहा कि तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं। तो बोलता है कि सर मैं अकेला हूँ। तो मैंने कहा कि अकेले हो तो पंजाबी बाग में भी तुम रह सकते हो। तो बोलता है कि हाँ सर मैं बिल्कुल रह सकता हूँ पंजाबी बाग। ठीक है, मैंने कहा फिर तुम गाजियाबाद में क्यों हो। तो बोलता है कि सर दोस्त लोग हैं। मैंने कहा कि दोस्त लोग हैं अच्छी बात है, दोस्त से तुम हफ्ते में एक बार भी मिल सकते हो। उसने कहा कि हाँ सर पॉसिबल है। मैंने कहा तुम पेट्रोल में कितना पैसा खर्च करते हो। तो बोलता है कि हाँ सर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि अब तुम 3 से 4 घंटे केवल ट्रेवल करने में जो बर्बाद कर देते हो, उसकी क्या कीमत है जो तुम थक जाते हो। तो बोलता है हाँ सर वो भी काफी कीमती है। फिर उसके बाद वो पंजाबी बाग आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, अपने क्लाइंट के करीब तुम पहुंच गए हो, यानी कि अपने सारे प्रोस्पेक्ट के करीब बन गए हो। क्योंकि यस बैंक का एक रूल है कि जो बैंक है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आप अपने क्लाइंट बना सकते हैं, अदरवाइज वो दूसरे ब्रांच में हो जाता है। तो मैंने कहा ये तुमने अच्छा काम किया। तो उसने कहा कि सर आप बताइए क्या करूं। मैंने कहा तुमको काम क्या करना है, सुबह 6 बजे उठो। ठीक है, जूता वूता पहन के पार्क चले जाया करो और पार्क में जितने बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी तुमको व्यक्ति मिलता है उनको अपना विजिटिंग कार्ड दो। तो बोलता है कि सर ये बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि ये काम आज तक कोई करता नहीं है, तुम ये काम कर लो। तो उसने कहा कि ठीक है सर मैं करता हूँ। फिर उसके बाद
गया, जितने बड़े बुजुर्ग थे, जब वो सबको अपना कार्ड देने लगा, ऐसा नहीं कि हर रोज वो जा रहा है, तो उसने 8-10 पार्क अपना चूज कर लिया। पहले सर्वे किया कि कौन कौन से पार्क है 5 किलोमीटर के दायरे में, किसी दिन किसी पार्क में, इस तरह से करके हर एक पार्क में जाके उसने सुबह बस 1 घंटा अपना विजिटिंग कार्ड दिया। और फिर उसके बाद क्या करता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस में अपना अटेंडेंस लगाता था और फिर सो जाता था। फोन आ गया, क्लाइंट का फोन खुद ही आने लगा, इस तरह से उसका बिजनेस काफी इंक्रीज हो गया। फिर उसने खुद ही एक दिन, उसके दिमाग में क्या आया कि सर 9 बजे क्या होता है, ऑफिस खुलता है, मैं क्या करता हूँ, जिस समय पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग जाते हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये जितने लोग हैं पंजाबी बाग में ही रहने वाले हैं, तो मैं उनको कार्ड दे देता हूँ अपना। और जिस समय शाम के 7 बजे के बाद मेट्रो के बाहर जितने लोग आते हैं उनको मैं अपना कार्ड देता हूँ। और करते करते जब उसको 1.5 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, तो 1.5 साल बाद वो पूरे दिल्ली का नंबर 1 सेल्स मतलब एम्प्लॉय बन चुका था, नंबर 1। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने बैंक चेंज किया, आईडीएफसी बैंक गया, और 1 साल बाद वो पूरे नॉर्थ का बेस्ट सेल्समैन बन गया। अब वो कोई मेहनत नहीं करता, अब उसके पास अपने आप बिजनेस आता है। तो देखिए, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी चीज है, और प्रोस्पेक्टिंग आप तरह तरह से कर सकते हैं, कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने यस बैंक के स्टूडेंट का, तो फेस टू फेस कोल्ड कॉलिंग। अब जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्या कर रहा है, वो फेस टू फेस कर रहा है, उसने टेलीफोन नहीं किया, उसने इस चीज को अवॉइड किया, उसने केवल फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग किया और कोल्ड कॉलिंग, यानी कि जिन लोगों को नहीं जानता है सीधे उनको जाके उसने बताना शुरू किया। कोई अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास नहीं गया कि मुझे धंधा दे दो। ठीक है। डायरेक्ट मेल, आज के युग में ये भी कर सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, प्रिंटेड सोर्सेज आप पैम्फलेट बनवा सकते हैं, या कहीं एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। रेफरल एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिंग का मेथड बन सकता है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं, ये आपके बन सकते हैं। इसके अलावा लोकल सर्विस क्लब्स, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सीनियर सिटीजन, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ये सारे हो सकते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मुझे व्यक्ति मिले, आईएफए मिले, जो बनारस में थे। बनारस, मैं बहुत बड़ा शहर भी नहीं बोलूंगा, बहुत छोटा शहर भी नहीं बोलूंगा, तो वो गुजराती थे। वो बोले कि सर मेरा केवल एक मेथड है, मेरे सारे क्लाइंट्स जो है गुजराती हैं। मैंने कहा उनको कैसे करके ढूंढते हैं? सर बड़ा सिंपल सा है, मेरे घर से आधे किलोमीटर दूरी पे एक राधा कृष्ण मंदिर है। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं सुबह अपना तैयार होता हूँ राधा कृष्ण मंदिर में चला जाता हूँ। वहां पर जितने लोग हैं वो भी गुजराती ज्यादातर हैं, वो गुजराती नहीं भी हैं तो बहुत से कृष्ण भक्त आते हैं, तो उनसे मिलता हूँ, उनसे हालचाल पूछता हूँ और अपना कार्ड दे देता हूँ। ठीक है। अब जिस दिन मैं सुबह नहीं गया तो उस दिन मैं दोपहर चला जाता हूँ। इस तरह से करके मैनेजमेंट से भी, उस जो पूरा जो ट्रस्टीज हैं उस मंदिर के, उनसे भी अच्छा पहचान हो गया है। उनको भी मैं डोनेशन देता हूँ हर महीने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, तो वहां पर वो लोग भी मुझे रेफर करते हैं कि बड़े अच्छे इंसान हैं, यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छे कृष्ण भक्त हैं। तो इस ढंग से उनका बड़ा अच्छा बिजनेस चलता है, 100 करोड़ से ऊपर का ईएम है उनका। तो बहुत से मेथड हो सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग भी एक मेथड हो सकता है। अब एडवर्टाइजमेंट का एक नियम हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करें बहुत कंसिस्टेंटली करें। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने एक दिन एडवर्टाइजमेंट कर दिया उसके बाद काम खत्म। आप भले जिस भी तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो लगातार करते रहे। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी एडवर्टाइजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बार बार आंखों के सामने से आपका नाम गुजरेगा तब लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे। इसके अलावा स्टॉल कैनोपीज लगा सकते हैं। तो ये 10 में से आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई सही या गलत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका मैंने बताया, वाराणसी वाले, वो क्या काम करते हैं, केवल इसी चीज को यूज करते हैं। जो मैंने यस बैंक के अपने स्टूडेंट के बारे में बताया, उसने केवल इन्हीं दोनों चीजों को यूज किया।
जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैं केवल इस चीज को यूज करता था, क्योंकि मैंने सन 2001 में काम शुरू किया था और उस समय लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था। सीधे एमटीएनएल की डायरेक्टरी उठाया, अपना एरिया चूज किया और धड़ाधड़ वहां पे फोन मिलाना शुरू कर दिया। तो उस जमाने में ये चीज बहुत अच्छा था। आज के डेट में आप इन सारी चीजों को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट मेल, एडवर्टाइजमेंट में आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई एंड नहीं है, कोई नियम नहीं बना है कि ऐसा ही करना है। मैं ये चाहूंगा आज के सेशन के बाद एक अपने लिए टेलीफोन का एक स्क्रिप्ट लिखें, जिसमें कि ये चीज का ध्यान रखें, कोई आपका क्लाइंट है जिसने आपको किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार का रेफरेंस दिया, उनका फोन नंबर दिया, उनसे कैसे करके बात करें। वैसे तो अगर ये क्लासरूम के अंदर होता तो मैं एक एक चीज में प्रैक्टिकली करके बताता। ऑनलाइन में कई चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप अपना स्क्रिप्ट तैयार करें तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट हैं अपने आप को बताएं कि सर मेरा नाम ये है, मुझे आपका रेफरेंस इन्होंने दिया है, उनका नाम लेके बताएं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि सर मतलब आप उनको कंफर्टेबल करना चाहते हैं। कंफर्टेबल आप किस तरह से करते हैं कि सर मैं आपका 2 मिनट टाइम लेना चाहूंगा, क्या आप का मैं फोन पे 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ। ज्यादातर जवाब हाँ में होता है। अगर आप इस तरह से बोलते हैं ना कि सर मैं आपका 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ टेलीफोन पे, क्या मैं आपका 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, जवाब 99% हाँ है। 1% ना भी हो सकता है, लेकिन जब वो क्लाइंट या प्रोस्पेक्टर जब आपको ना करता है ना, तो वो ये भी बताता है कि आज मैं नहीं अभी बात कर पाऊंगा, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ या अभी मैं किसी ट्रेनिंग में हूँ या अपने बॉस के साथ हूँ। तो आपको ये बताता है कि हम लोग इस समय बात कर सकते हैं। तो पहला नियम है आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, दूसरा है उनको कंफर्टेबल करना है, और तीसरा फिर उनको पर्पस बताइए कि सर उन्होंने बताया था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। आप इस समय कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं उससे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने उनको अपना पर्पस बता दिया है। उस समय उनके बहुत से मन में सवाल होंगे, जो उसी समय कई बार क्या होता है लोग फोन पे ही पूछने लगते हैं। तो उनके सवाल का जवाब इस तरह से कह सकते हैं कि सर बिल्कुल मैं आपसे यही सारी चीजें, जो आपके मन में इतने सवाल हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके भविष्य से रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है, आपके पैसे से संबंधित सवाल हैं, मैं इन्हीं सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब डिस्कशन में कई बार क्या होता है कि आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो पहले आप मुझे समझिए, मैं आपको समझता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेना है, उस समय बेचना नहीं है कुछ भी, केवल अपॉइंटमेंट लेना है। जरूरत पड़ने पे और अपनी बात को इंटरेस्टिंग बताइए, बनाने की कोशिश कीजिए। और फाइनली आपका मेन पर्पस है अपॉइंटमेंट। एक बार बस अपॉइंटमेंट मिल जाए, एक बार जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होगा क्लाइंट के साथ बाकी चीजों को और करना। अब क्वेश्चनिंग या आप उनसे जो सवाल पूछते हैं, दो तरह के सवाल हो सकते हैं, या तो हाँ या ना वाले सवाल। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पुरानी फिल्मों में बहुत ही कई बार ये देखा गया है, अब पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक कोर्ट रूम होता है, कचहरी होती है, वकील जाके बोलता है कि सर मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो जो वहां पे बंदा बोलता है कि ठीक है पूछिए। अब वो कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता है।
तो जो भी हीरो है वकील से बोलता है कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में इसका जवाब दीजिएगा, कि सर आपकी बीवी ने आपकी पिटाई करना छोड़ दिया है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। तो क्लोज एंडेड सवाल, शॉर्ट सवाल होते हैं, हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, और कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है। वो किस तरह से होता है, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से, किस लिए, इस तरह से आप बहुत से चीजों का बोल सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक है। इसके अलावा व्हेन, हाउ, हिंदी में बोला जाएगा क्या, क्यों, कैसे, किधर, किस लिए। इस तरह से बहुत से सवाल हो सकते हैं, क्या, किस तरह से, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, आप क्लाइंट को उत्साहित करते हैं, अंदर से प्रोवोक करते हैं कि वो अब बोले। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जितना आप बोलेंगे आपके सेल्स का चांस गिरता जाएगा, लेकिन क्लाइंट जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना ज्यादा आपके करीब आता जाएगा। वो जितना ज्यादा बोलेगा वो सेल्स के क्लोजिंग की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि फाइनली वो इन्वेस्टमेंट या सेविंग या इंश्योरेंस के करीब जाता जाएगा। अब ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये फोन पे भी ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, और जब आप क्लाइंट के साथ आप आमने सामने बैठे हैं उनसे, आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि जब आप सेल्स की बात कर रहे हैं वहां पर भी ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। मेन क्या होता है, मैं अपने बारे में एक चीज बताऊंगा। मैं जब छोटा था, मतलब यूं समझ ले कि जब मैं फिफ्थ सिक्स क्लास तक पहुंचा था तो बहुत ही शर्मीले स्वभाव का था, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। लेकिन क्लास 7 से क्या हुआ, मेरे स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। मैं जहां बहुत शर्मीला था, मैं लोगों से बहुत ज्यादा बात करने लगा, एकदम ड्रास्टिक चेंज। मैं भी नहीं जानता कि उसके पीछे रीजन क्या है। अब मेरे अंदर एक और कमी कह लें या खूबी डेवलप हो गई, मैं किसी के भी साथ डिबेट में उतर आता था, मैं वाद विवाद में उतर आता था, और अपने लॉजिक, अपने तर्कों से सामने वाले को धोने की कोशिश करता था या फिर उसको चुप कराने की कोशिश करता था। जब मैं 26 साल का हो गया तो एक काफी बुजुर्ग लेकिन बड़े समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने एक मुझे लाइन बोला, उसके बाद मैं ये वाद विवाद या तर्क वितर्क करने की आदत छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान किसी को इस दुनिया में भेजता है, उसके कान पे जाके कहता है, एक मंत्र फूकता है, और वो मंत्र क्या है, तुम सही हो बाकी सब गलत है। ये बहुत बड़ा एक मंत्र फूकता है, और सारी जिंदगी इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इस चीज को साबित करने में लग जाता है कि तुम सही हो, यानी कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है। पूरी जिंदगी इंसान यही काम करता है। तो मैंने बोला कि सर आपने मेरी आंखें खोल दी, आज तक मैं जो गलती कर रहा था वो मैं समझ गया हूँ। तो मेनली क्या होता है कि हर एक इंसान इस चीज को साबित करने में लगा है कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। तो आपको क्या करना है, उनको ये एहसास दे देना है, क्लाइंट को या प्रोस्पेक्ट को, कि सर आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो आपको क्या करना है, उनसे एग्री करना है कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं बात तो सही बोल रहे हैं, ठीक है। आप उनसे ये भी बोल सकते हैं, सर जो आप बोल रहे हैं ये बात तो एकदम सही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जब इंसान सामने एक्सप्लेन करने लगता है तो अपनी ही बातों में फंस जाता है। और फाइनली क्या है, आप उनसे विजिट की बात कर सकते हैं अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप अगर उनके साथ फेस टू फेस बैठे हैं तब विजिट की आप तो उस समय बात नहीं करेंगे कि सर नेक्स्ट विजिट कब किया जाए, लेकिन आप क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करें। जब आप टेलीफोन के लिए में बात करें तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो आप फोन में पहले कुछ शब्द बोलते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है, ठीक है। केवल आपके बारे में ही नहीं बता देता है, आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अदरवाइज आपके बारे में वो बहुत कुछ कह देता है। तो इसलिए जो पहले कुछ शब्द हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसका चयन करें। इसके अलावा
आपका जो लिसनर है वो चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि ज्यादातर जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब हाँ में होना चाहिए, या आप अपने सवाल ही आप ऐसे बनाएं जिसका जवाब हाँ में हो। इसके अलावा आप क्लाइंट के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखें और इस तरह से बात करें कि आप लगे कि हाँ कोई आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, हवा में बात नहीं कर रहे। इसके अलावा पूरे समय आप अलर्ट रहें, पूरी तरह से आप अवेक रहें, एकदम रेडी रहें किसी भी तरह के कन्वर्सेशन के लिए। इसके अलावा प्लीजेंट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि वो एकदम अपनात्व महसूस करे आपके साथ। ठीक है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, एकदम नेचुरल वे में बात करें। अगर मैं अमिताभ बच्चन की तरह बात करने की कोशिश करूंगा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन है और मेरा नाम है राहुल रंजन। मैं राहुल रंजन बन सकता हूँ, जो मैं हूँ एकदम वैसे ही रहूंगा, मुझे किसी को कॉपी नहीं करना। ठीक है, एकदम सिंपल, जिस तरह से आप बोलते हैं उसी तरह से बात करें। और एक और चीज, कभी भी क्लाइंट के सामने या प्रोस्पेक्ट के सामने बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश मत करें। लोग क्या करते हैं, सिंपल लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन विद्वान होने के बावजूद भी अगर आप सिंपल ढंग से बात करते हैं तो आपकी ज्यादा वैल्यू होती है। इसके अलावा एकदम आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात करें, नॉर्मल टोन पे बात करें, बहुत ज्यादा ना तेज बात करें ना बहुत ज्यादा धीमी आवाज में बात करें। धीमी आवाज में बात करेंगे तो उनको सुनाई नहीं पड़ेगा। बहुत तेजी से आप बोलेंगे तो क्या होता है कि इंसान का स्वभाव होता है, जब सामने वाला बहुत तेजी से बोल रहा है तो क्लाइंट भी रिएक्ट करता है तेज आवाज से, तो वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, एकदम एक्सप्रेसिव रहना है। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन से बोलना शुरू कर दिया जैसे रोबोट बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, ऐसे नहीं। एकदम जैसे नॉर्मल ढंग से एक इंसान बोलता है उसी ढंग से आप बोलते हैं। इसके अलावा ये चीज का आप एहसास जरूर दीजिए कि आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हैं, हमेशा अवेलेबल। ठीक है, आप जब चाहे तब आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ये एहसास दिलाइए कि सर आपके लिए हमेशा सदैव तैयार, हेल्प के लिए भी तैयार हूँ और बाकी हर तरह से तैयार हूं। और क्लाइंट जो बोलता है ना उसे बहुत ध्यान से सुनना है। क्लाइंट से मिलने से पहले भी, जब फोन पे बात कर रहे हैं, और मिलने के दौरान भी, और इनफैक्ट मिलने के बाद भी जब उनका कॉल आता है, बहुत ध्यान से सुनना है। और जो भी उनके सवाल हैं उसका इमीडिएट जवाब दीजिए। अगर उसका जवाब नहीं है तो उनको समय बता दीजिए कि सर मुझे इसका जवाब ढूंढने में लगभग इतना समय लगेगा। क्लाइंट का जो भी इंक्वायरी है या उनका जो भी फॉलोअप चल रहा है उसका प्रॉपर उनको समय समय पे जानकारी दीजिए। इसके अलावा आज के युग में मोबाइल फोन है, तो कभी भी पर्सनल कॉल आप क्लाइंट के सामने मत लीजिए। अगर कोई कॉल आ गया आप सीधे उनको कॉल उठा के बोल दीजिए कि मैं लगभग आधे घंटे में कॉल करूंगा या 1 घंटे में कॉल करूंगा, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है। दूसरा आप काम ये भी कर सकते हैं, आज के डेट में हर एक मोबाइल में क्या होता है कि वहां पर आप पहले से ही एसएमएस के थ्रू बहुत से जवाब लिख के तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही किसी का कॉल आया, कॉल रिजेक्ट करते हैं, उसी समय आपके सामने सारे जवाब फ्लैश हो जाते हैं। उनमें से एक जवाब आप उनको पहले से बस टिक करें और वो चीज क्लाइंट को भेज दें। तो उतने समय क्या होता है कि क्लाइंट आराम से रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या है, या तो मैं ट्रेनिंग पे हूँ या फिर किसी से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है, प्रेजेंटली आई एम इन ट्रेनिंग, आई विल कॉल यू वंस फ्री। कई बार मैं इस तरह से लिखता हूँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग, प्रेजेंटली आई एम बिजी, आई विल कॉल यू वंस आई एम फ्री। अपना नाम लिख के भेज दिया, तो क्लाइंट को भी रहता है अब मुझे क्या फायदा होता है, मैं वापस अपना एसएमएस देखता हूँ
और फिर उसके बाद देखता हूँ कि अच्छा इन इन लोगों का मैंने कॉल रिजेक्ट किया था और साथ में उनके पास ये जवाब दिया था, उन्हीं सभी को मैंने एक एक करके कॉल कर दिया। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा टेल कॉलर्स व्हेन यू आर ऑन सेल फोन सो दे कैन एंटिसिपेट डिस्कनेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा सिंपल रिंग टोन अच्छे होते हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रिंग ट्रिंग जो आवाज आती है, या ट्रिंग ट्रिंग, जस्ट वही जाए। आप उनको गाने मत सुनाइए, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। और सिमिलरली आपका जो रिंग टोन है वो भी एकदम सिंपल होना चाहिए। आप उसमें गाने वाने मत लगाएं, फिल्मी गाने मत लगाएं, इस तरह से कुछ भी नहीं करें, सिंपल रखें। और जब भी आप कॉल को एंड करें, ठीक है, आप क्लाइंट के जो सवाल थे उनका जवाब दे दें, नहीं तो उनको ये चीज बता दें कि जब हम लोग मिलेंगे तब ये सारी चीजों की बात करें, या जब आप उनसे मिल चुके हैं तब उनके जो सवाल हैं, अगर कोई सवाल का जवाब उनको आपने नहीं दिया है तो वो भी आप उनको बताएं। इसके अलावा हमेशा जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो इस तरह से, अगर मान लेते हैं बात बने या ना बने, लेकिन एक होता है ना, आप कभी अपना दरवाजा उनके लिए बंद करें, ना उनको कभी ये कोशिश करें कि वो आपके लिए दरवाजा बंद करें। हमेशा कि सर आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आपसे मिलके या आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, या फिर हम सर कब दोबारा बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको कब दोबारा कनेक्ट करूँ, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। आज का दिन मंगलमय हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपका क्लाइंट पहले डिस्कनेक्ट करे। अगर क्लाइंट नहीं डिस्कनेक्ट कर रहा है आप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए आपका क्लाइंट आपके लिए आपको पहले डिस्कस करे। सिमिलरली जब आप क्लाइंट के सामने हैं तो उनसे सवाल पूछिए, उन सवालों में उनकी नीड को जानने की कोशिश कीजिए, उनके क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, और फाइनली उनके ऑब्जेक्शंस के बाद उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए कि सर आपके इन सारे सवालों का हल ये है, आपके परेशानियों का हल ये है, ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं। जनरली क्या होता है कि आप देखेंगे जो बेस्ट सेल्समैन है उनके अंदर कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, वो सिंपल बात करते हैं, और सिंपल चीजें ही आप जो उनसे कहना चाहते हैं अपने क्लाइंट से या प्रोस्पेक्ट से, उनको समझ में आना चाहिए, और वो जो आपसे कह रहे हैं वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो केवल इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करने का ढंग है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी अंग्रेजी अच्छी आती है। और प्रेजेंटिंग का क्या मतलब होता है, जो इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोस्पेक्ट को देना चाहते हैं उसके पास वो चीज पहुंच जाए और वो डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाए। बस यही है आपका प्रेजेंटेशन का पर्पस। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति अलग है, इसलिए जितने लोगों से आप बात करेंगे वो एकदम अपने आप में यूनिक होगा, कभी एक जैसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो भी चीज आप उनको बता रहे हैं उसको आप क्रॉस चेक जरूर करते रहें बातों बातों में ही, कि उनको सारी बातें समझ में आ भी रही हैं या बस ऐसे ऐसे करके मुंह हिला रहे हैं। इसके अलावा जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं वो हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होता है, हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होता है। आप टेलीफोन की तुलना में हमेशा फेस टू फेस को प्रेफर करें। अगर फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है तो अपने मोबाइल में जस्ट जूम डाउनलोड कर लें, जूम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 1-to-1 कम्युनिकेशन फ्री है 30 घंटों तक। इसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्लाइंट को भी देख सकते हैं, आप क्लाइंट को देख सकते हैं, क्लाइंट आपको देख सकता है। और अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी 40 मिनट तक फ्री है जूम। तो 40 मिनट बहुत होते हैं 100 लोगों के लिए।
तो जूम एक बहुत अच्छा माध्यम है और आज के डेट में जूम से अच्छा मैं नहीं मानता और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर उनके आपको 40 मिनट से ज्यादा लोगों के साथ बात करना है और एक मतलब एक साथ 100 या उससे ज्यादा लोगों के लिए करना है, देन मतलब ये 2 से ज्यादा लोगों के 2 से 100 लोगों के बीच में बात करना है, तब उसके लिए फिर पेड वर्जन आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आप यहाँ पे जस्ट यस और नो लिख के आप बताइएगा, ठीक है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी क्लाइंट के साथ गए हैं, क्लाइंट किसी टीवी में उलझा हुआ है, टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहा है, ठीक है, या फिर कोई अपना रेडियो सुन रहा है, इस तरह से चीजें हुई हैं, यस और नो। और फिर क्या होता है कि आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ, वहां पे पीछे टीवी चल रहा है, वो ना आपकी तरफ ध्यान दे रहा है और उसका दिमाग टीवी की तरफ जाता है। बिल्कुल सही शैलेश जी ने लिखा है, अक्सर ऐसा होता है, दीपक जी ने भी लिखा है, ठीक है। अब क्या है, मैं एक चीज बोलूंगा कि जब तक वो टीवी चलती रहेगी आप उसके लिए मिसिंग है। वो आपके सामने बात जरूर कर रहे हैं, आप लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो आपको क्या करना होगा, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपके और क्लाइंट के बीच में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया टीवी का, वो टीवी बंद करवाना है, क्योंकि जब तक वो टीवी चलता रहेगा तब तक वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब उसको बंद करवाने का आपको एक मेथड बता रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लाइंट के पास गए, न्यूज चल रहा है, ठीक है। अब जो न्यूज चल रहा है आप भी सुन रहे हैं, अब क्लाइंट से अपने पैसे, फाइनेंस या अपने बिजनेस की बात ही मत कीजिए। आप क्या कीजिए, क्लाइंट से जो वो टीवी पे देख रहा है ना, उसी टॉपिक पे बात शुरू कर दीजिए। जब आप उस टॉपिक पे बात शुरू कर देते हैं तो क्लाइंट बातों ही बातों में अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगता है, और फिर उसको खुद ही एहसास होने लगता है कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ ना, टीवी मेरे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, टीवी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो खुद ही टीवी बंद कर देगा। आप अपने बारे में मत बताइए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये वो, जो टीवी में देख रहा है उसी के बारे में बात शुरू कर दीजिए। एक समय ऐसा होगा क्लाइंट खुद इरिटेट होके वो टीवी बंद कर देगा कि यार ये बंदे आए हैं, ये जो चीज बताना चाह रहे थे वो बता नहीं रहे हैं, मेरे चक्कर में ये टीवी देखने लग जाएंगे, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा मेथड है, यस और नो, ये वाला 10 10 लिख के बताएं। थैंक यू शैलेश जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है ना, जब आप किसी व्यक्ति के पास बताने के लिए जाते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट, क्या होता है कि उस आप जिनको बताने के लिए गए हैं वो तो उतना ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन उनके जितने हितैषी लोग हैं, जो उनके बड़े करीबी लोग हैं, वो आके अपना ज्ञान जरूर वहां पे बांटने लगते हैं। ऐसा होता है या नहीं, यस और नो? कि मैं अपने इन दोस्त को बता देता हूँ, उनको बुला लेता हूँ, ये वो, आप उनको मना मत कीजिए, ठीक है, लेकिन आप उनसे ये चीज जरूर बोलिए, आप क्या जानते हैं कि जितने ज्यादा लोग वहां पर इन्वॉल्व होंगे उतना बेकार, क्योंकि हर एक इंसान अलग ढंग से सोचता है। कोई कहता है इंश्योरेंस अच्छी चीज है, दूसरा कहता है इंश्योरेंस बेकार है, एक बंदा कहता है म्यूचुअल फंड सही है, दूसरा बंदा कहता है म्यूचुअल फंड बेकार है, ठीक है। एक बंदा बहुत हाई रिस्क वाला है, बोलता है कि म्यूचुअल फंड मत करो, सीधे शेयर्स में डालो। दूसरा बंदा, उसका एक दोस्त ये भी कह सकता है कि म्यूचुअल फंड मत करो, एफडी में पैसा डालो, वो ज्यादा सेफ होता है। तो नतीजा क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि कम से कम लोगों के साथ मीटिंग करें। वो व्यक्ति, उनके वाइफ, अगर उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो लोगों का एक डिसीजन होगा, तो एक डिसीजन लेने वाले के साथ आप मीटिंग करें। कई अलग अलग डिसीजन लेने वाले को इन्वॉल्व मत कीजिए उसमें। अब उनको इन्वॉल्व कैसे नहीं कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। आप उसी क्लाइंट से बोलिए कि वो बोलते हैं ना कि मेरे एक मित्र हैं, वो भी चीज समझना चाहते हैं, सर वो आपके मित्र क्या करते हैं, आप उनके बारे में सवाल पूछना शुरू कर दें। तो उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि बाई चांस अगर वो रहें भी तो उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। दूसरा, जब वो उनके बारे में बताएंगे तो अपने बारे में भी कई बार वो कई चीजें बता देंगे। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जरूरत
और उनकी जरूरत, आपका स्वभाव और उनका स्वभाव काफी डिफरेंट है। तो दो अलग अलग लोगों की एक जैसी जरूरतें नहीं हो सकती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं पहले आपसे मिल लेता हूं और फिर आपके दोस्त से आपके बाद मिल लूंगा। उनकी भी मैं जरूरत को समझ लूंगा और आपकी भी जरूरत को समझ लूंगा। और वैसे भी सर हमारे बिजनेस में इधर की बात उधर नहीं की जाती है। और पैसा जो होता है ना, बहुत छिपाने वाली चीज होती है। पैसा बहुत छिपाने वाली चीज होती है, इसको छिपा के रखा जाता है। 10 लोगों से डिस्कस नहीं किया जाता है। 5 उंगलियां बहुत ज्यादा है। 5 लोगों से हम लोग अपने पर्सनल पैसे के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये छिपी हुई चीज है, तो उसको छिपा के ही रखना चाहिए। और मैं आपकी बात कभी भविष्य में उनसे नहीं करूंगा और उनकी बात कभी आपसे नहीं करूंगा। तो आप ये टिप मेरा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप बात कहें उसमें इंफॉर्मेशन भी होगा और जज्बात भी छिपे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन, सर आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अब इतने पैसे की जरूरत है, वो तो इंफॉर्मेशन हो गया। इमोशन क्या है सर, आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो क्या है, इमोशन। तो जब भी आप कोई सेंटेंस डिजाइन करें, उनसे बात करें, तो उसमें जज्बात भी होना चाहिए और उसमें डेटा भी होना चाहिए। अगर दोनों चीजें साथ है तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति कुछ बात करता है उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका कुछ अपना पर्सनल सिचुएशन है। या आप इस तरह से बात की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप क्लाइंट के पास गए, आपने उनके बारे में जाना, आप उन्हीं से पूछिए कि सर बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जनरली जब आप ये लाइन बोलते हैं ना कि सर आप बताइए मैं आपकी कैसे करके हेल्प कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। और एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स बेकार हैं। आप म्यूचुअल फंड भी अपने क्लाइंट को बताइए और सारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए और सारे प्रोडक्ट में काम कीजिए। आने वाले समय में आपके पास सब कुछ होना चाहिए, तो इसका भी पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि बचपन से हम लोग ये चीज समझ गए हैं, बच्चा कब रो रहा है, कब खुश हो रहा है, कब दुखी है। तो हम लोग बहुत चीजें फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से जान लेते हैं। इसके अलावा अपने हाथ और उनके पैर से भी कई चीजें हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, अपना बातचीत कर रहे हैं, अपना हाथ पैर हिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी काफी कुछ आपको समझ में आएगा। उनके वॉइस से, यानी कि वो आपसे बोल रहे हैं, वो आराम से बात कर रहे हैं या फिर अटैकिंग मोड में हैं, यानी कि आप जो कह रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, वो भी काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो पर्सनल अपीयरेंस है, एकदम नीट एंड क्लीन कपड़े हमेशा पहने। जरूरी नहीं है कि टाई लगाए, मैं भी टाई नहीं लगाया हूँ, देख लीजिए। टाई लगाने की जरूरत नहीं, भारत का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि आप टाई और कोट हमेशा पहन के जाएं। भारत गर्म प्रदेश है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है। ठीक है, लेकिन हाँ, एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपरली प्रेस होना चाहिए। इसके अलावा जब आप क्लाइंट के सामने जाएं, आप एकदम प्रोफेशनल लगें। अब प्रोफेशनल का एक एग्जांपल लेता हूं। एक डॉक्टर क्या करता है, सफेद कोट पहन के जाता है तो लगता है कि हाँ ये पूरा प्रोफेशनल डॉक्टर है। एक वकील क्या है, काला कोट पहन के जाता है। ठीक इसी तरह एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए क्या है, सिंपल पैंट शर्ट, ये प्रोफेशनल लुक देता है। मैं सीधे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह एक मैं टी शर्ट और जीन्स पहन के चला जाऊं और स्पोर्ट शूज पहन के चला जाऊं तो प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। तो सिंपल पैंट शर्ट। इसके अलावा अगर आप अपना ऑफिस में क्लाइंट को बुलाते हैं तो एकदम प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फर्नीचर का मतलब महंगा फर्नीचर नहीं। प्रॉपर फर्नीचर का मतलब कि एक नॉर्मल टेबल हो, नीट एंड क्लीन, नॉर्मल चेयर हो जिसमें कि आपके क्लाइंट भी बैठ सके और आप भी उन सारे फर्नीचर्स को यूज कर सके।
इसके अलावा जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो केवल क्लाइंट का फाइल या क्लाइंट रिलेटेड पेपर ही आपके सामने होना चाहिए। बहुत ढेर सारा आपके सामने ढेर नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी मटेरियल्स हैं एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। एकदम कंफर्टेबल फर्नीचर रखें। आप अपने ऑफिस में जितने भी आज तक आपको सर्टिफिकेट मिले हैं आप उसको लगा दें। इनफैक्ट मैं बोलता हूं कि आपने 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला एग्जाम पास किया है, उसको भी आप लेमिनेट करके आप अपने दीवार पे टांग दें। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस रिन्यूअल हुआ, उसको भी लगा दें। आपको निवेश से कोई ट्रॉफी मिली, उसको लगा दें। इस तरह से अगर आप करें, ठीक है। फैमिली, इंडस्ट्री और जो भी आपको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिला है वो सारी चीजें रखें। प्रेजेंटेशन से पहले जो भी क्लाइंट के बारे में आपने किया पूरा होमवर्क करके जाए। ठीक है, जब भी बातचीत करें तो आपके दिमाग में ही चलना चाहिए कि क्लाइंट से मैं किस बारे में और कैसे बात करूंगा। सेल्स के दौरान आपको क्या है, उनके अटेंशन को कैप्चर करना, उनके इंटरेस्ट को जगाना है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, उनका ये जो छोटा सा नीड है उसको बढ़ा के बहुत बड़ा नीड बना देना। ठीक है, उनकी इच्छाओं को बढ़ाना है। ठीक है, उनके जो भी सवाल आते हैं उनको सही ढंग से जवाब देना है। ठीक है, किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक ये मैं सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ। किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन अगर दिमाग में है, चाहे क्लाइंट के दिमाग में छिपा है या क्लाइंट आपसे बोल रहा है, ये जो 6 स्टेप हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इन 6 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे वो सारे हमेशा फायदे देंगे। सबसे पहला, जो भी क्लाइंट आपसे ऑब्जेक्शन कह रहा है बहुत ध्यान से सुनिए उनकी बात को। पहला स्टेप ये है कि भाई साहब आपका जो प्रोडक्ट है बड़ा महंगा है। एकदम ध्यान से सुनिए। जब वो अपनी बात पूरी कर ले तब उसके बाद, सर आपने कहा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। जो क्लाइंट ने बोला आपने वही चीज रिपीट कर दिया। क्लाइंट ने बोला कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, आपने भी बोला कि सर म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। जब आप वही चीज उनकी बात करते हैं तो एक तो उनके ईगो को बूस्ट होता है, दूसरा आप उसी चीज को दोहरा दिए कि सर आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। सर आपने कई जगह ये चीज सुना होगा म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, और आपने एकदम सही चीज सुना है, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल रिस्क होता है। ठीक है, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है बहुत ज्यादा। आपने उन्हीं की बात उन्हीं पे डाल दी। अब क्या होगा, वो खुद ही इसका जवाब देंगे, और जब वो जवाब देंगे तो वो खुद ही अपने ऑब्जेक्शन का खुद ही जवाब देंगे। ये बहुत ही एक ऐसा मेथड है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। सामने वाले ने कुछ बोला, ध्यान से सुना, फिर उसी बात को वापस दोहरा दिया। उनकी बात को वो बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, आपने उसको और 2-3 बात ऐड कर दी और वापस उनसे सवाल पूछ लिया। अब वो खुद ही उस चीज का जवाब देंगे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और जब इंसान खुद बोलता है तो उसको ज्यादा वैल्यू देता है। आपने क्या बोला उसके लिए कम वैल्यू है, लेकिन उसने जो बोला वो चीज बहुत वैल्यूएबल है। और फिर फाइनली क्या है, जो भी फाइनल आंसर जो होना चाहिए, जो आप चाहते हैं, उसी चीज को आप कंफर्म कीजिए। बहुत से हिडन ऑब्जेक्शन होते हैं जो इंसान खुद नहीं बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। जी मुझे प्राइवेट कंपनियों के ऊपर विश्वास नहीं। सर सरकारी कंपनियों के ऊपर है। हाँ मुझे सरकारी कंपनी के ऊपर विश्वास है। सर SBI म्यूचुअल फंड के ऊपर विश्वास है, वो तो सरकारी है। कैनरा म्यूचुअल फंड वो भी सरकारी है। हाँ वो सरकारी है। सर और कौन से हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा है? तो भारत में बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं
जो सरकारी हैं, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, उनके जरूरत के अनुसार क्लाइंट कहता है। अब पुराने समय में मैं बात करूं, आज के डेट में जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, किसी समय रिलायंस म्यूचुअल फंड था ना, तो बहुत से लोगों को रिलायंस के ऊपर भरोसा नहीं होता था। तो ठीक है सर, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि मैं रिलायंस की बुराई कर रहा हूँ, रिलायंस बहुत अच्छा है, ठीक है। आज के डेट में निपॉन म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि सबका अपना पसंद नापसंद होता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की चीज कोई पसंद ना आए, ठीक है, मुझे ये वाला प्रोडक्ट का फीचर नहीं पसंद आ रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए, सर कोई बात नहीं, दूसरा प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला फीचर ना हो दूसरे में, या इससे अच्छा फीचर हो। जब आप उनको सॉल्यूशंस देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, दे डू नॉट बिलीव दे विल गेट गुड सर्विस। अब ये एक ऐसा चीज है, हो सकता है वो अपने मुंह से बोल दे, हो सकता है अपने मुंह से ना बोले, ठीक है। अगर उनको ये लगता है कि आपसे अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और उनका ये डर वाजिब है। या फिर हो सकता है वो आज आपसे मिल रहे हैं, वो 10 जगह और यही सवाल पूछना चाहते हैं, यही चीज समझना चाहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसके साथ डील करना है। तो सर ऐसे क्लाइंट को करने दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। इंसान डरता बहुत है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग किसी भी डिसीजन को ले ही नहीं पाते, तो आपको क्या करना है, उनका असिस्टेंट बायर बन जाना है, उनका एक तरह से असिस्टेंट बनना है, लेकिन बायर बनना है। अब उसके बहुत से मेथड हो सकते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा वो चीज कैसे संभव है। और बहुत से लोग क्या होते हैं कि मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मेरे दादाजी एफडी में चेंज इन्वेस्ट करते थे, मेरे पिताजी एफडी में इन्वेस्ट करते थे, मैं भी एफडी में ही इन्वेस्ट करूंगा। सर ठीक है, एफडी से ही शुरुआत करते हैं। सर एफडी में आपको क्या मिलता है, एफडी में मुझे इतना मिलता है सर, उससे मैं 1% ज्यादा आपको फलाने सरकारी कंपनी के एफडी में मिल जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 7.15% देता है सर, सरकारी कंपनी है। आरबीआई आरबीआई से ऊपर तो है नहीं कोई, 7.15% कितने बैंक दे रहे हैं। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो अपने आप वो सुनना शुरू करेंगे, सर आरबीआई से ज्यादा सेफ हो सकता है कोई, नहीं हो सकता। आप ऐसे करके बात शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी चीज हो सकती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एजेंट है जिसके साथ मैं बड़ा खुश हूँ, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि सर वो आप उनके साथ क्या क्या चीजें करते हैं। जी मैं उनके साथ म्यूचुअल फंड करता हूँ, और उनके साथ इंश्योरेंस करता हूँ, मेरा इंश्योरेंस वो संभालते हैं, म्यूचुअल फंड वो संभालते हैं। सर इसके अलावा आप एफडी करते हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी क्या है, आपको अपने लिए एक दरवाजा खोलना है उनका, ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ इस पे भी किया जा सकता है, सर इस समय ये चीजें अवेलेबल है, इनका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या हुआ, वो अपने पुराने एजेंट को नहीं छोड़े, लेकिन फिर क्या है, आप भी उस घर में एंट्री कर चुके हैं। क्या पता 5-7 साल बाद जो आपका कंपटीटर है उसका भी बिजनेस आपको मिल जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जीएस वैष्णव जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, व्हाट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग, आई एम न्यू। बहुत बढ़िया, मैं तमन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी पीयर टू पीयर लेंडिंग के ऊपर अगला कोई सेशन होगा तो जीएस वैष्णव जी को आपको जरूर इनवाइट किया जाए। तो तमन्ना जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पीयर टू पीयर लेंडिंग के ऊपर जरूर अगला एक ट्रेनिंग सेशन करवाएं। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, पीयर टू पीयर लेंडिंग जो है फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। अभी तो जस्ट 2018 में आरबीआई ने ये रेगुलेशन बनाया है पीयर टू पीयर लेंडिंग, लेकिन धीरे 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 करके अभी बहुत सी कंपनियां आ रही हैं और पूरी तरह से आरबीआई रेगुलेटेड है। एक नॉर्मल एफडी से आप बहुत ज्यादा यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको
दी जाएगी। सेल्स के दौरान आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनल जो है, जब क्लाइंट कोई डिसीजन लेता है तो उस समय क्या उनको सॉल्यूशन देना है और उनको मोटिवेट करना है एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट को आपने म्यूचुअल फंड समझा दिया, सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक फोटोग्राफ की जरूरत है, एक पैन कार्ड की कॉपी की जरूरत है, एक आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत है, और आपको एक बैंक का डिटेल की जरूरत है। ये चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप जब चाहे तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। फिर इसको करने के बाद आपका केवाईसी बनेगा, और केवाईसी इज कंप्लीटली फ्री, लाइफ में एक बार केवल करवाना है, बार बार नहीं करवाना है। और उसके बाद आप जब चाहे तब अपने लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उनको एक्शन लेने के लिए उत्साहित किया। अब जब केवाईसी बन जाएगा, ठीक है, तो साथ साथ क्या है, उनका आप निवेश में अकाउंट खोल दीजिए कि सर आपका अकाउंट भी खुल गया, अब जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर आपका पूरा अकाउंट खुल गया, आपका बैंक लिंक हो गया, अब आप बताइए वन टाइम इन्वेस्ट करना है या फिर एसआईपी के थ्रू करना है। अच्छा, एसआईपी कैसे कर सकते हैं सर? एसआईपी आप अपने हिसाब से कीजिए, आपको जो भी डेट पसंद है आप वो डेट पसंद कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आप कहना चाहें वो अमाउंट कर सकते हैं। बाकी पूरी ऑनलाइन करता हूँ तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको किसी स्कीम में अमाउंट बढ़ाना है, घटाना है, एसआईपी डेट चेंज करना है, सारी चीजें पॉसिबल है। आपको ऐसा लगता है किसी महीने आप नहीं दे पाएंगे पैसा, आप हफ्ते 10 दिन पहले आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका उस महीने पॉज कर दूंगा। या फिर आपको लगता है कि 5-6 महीने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, तो उतने समय के लिए हम लोग एसआईपी रोक भी सकते हैं। अच्छा, कितना अमाउंट करूं सर, ये आप डिसाइड कीजिए। 1000 रुपए महीने से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो 500 रुपए महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अमाउंट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये चीज आपको बोलूंगा, एसआईपी का बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है भले आप छोटा अमाउंट करें लेकिन बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, तो इस तरह से आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं उनको एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ सेल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता फिर भी आप एक बार, जब भी आप क्लाइंट के साथ आप बैठे, जितनी भी बातें हुई हैं उसका समरी उनको एक बार बता दें, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी सवाल है आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, सर कोई मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद एकदम आप शांत हो जाए, उनको पूछने दें, ठीक है। ट्रायल कंप्लीशन किस तरह से कर सकते हैं कि सर जनरली उनको चॉइस दीजिए। चॉइस किस तरह से देना है कि सर आप रिस्क वाले, मतलब जिसमें ज्यादा रिटर्न आता है लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है, इक्विटी में जाना चाहेंगे या डेट में जाना चाहेंगे, जिसमें कि एफडी से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न आ सकता है। क्लाइंट को कभी ये मत बोलिए कि सर आपको ये करना है, अब उनको चॉइस दीजिए कि सर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दिल्ली भी जा सकते हैं, आप गोलगप्पे भी खा सकते हैं, टिक्की भी खा सकते हैं, बताइए क्या खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लेते हैं आपके पास क्लाइंट आया, आपने बोला कि सर मेरे पास चाय भी है, कॉफी भी है, ग्रीन टी भी है, बताइए आप क्या पियेंगे। मैंने केवल ये बोला कि सर चाय पियेंगे, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे क्या कहा, सर चाय भी है, कॉफी भी है और ग्रीन टी भी है, बताइए क्या लेना पसंद करेंगे। तब उनके पास ना उनके दिमाग में नहीं आएगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, चाय कॉफी ग्रीन टी। ठीक इसी तरह से आपको भी क्या है, उनको चॉइस देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब आप पहले से जानते हैं, ठीक है, जिसको डिसीजन लेने वाले क्वेश्चंस हैं कि सर आपका कौन कौन से बैंक अकाउंट में है, मतलब कौन कौन सा बैंक अकाउंट है। जी मेरा एचडीएफसी में, एसबीआई में है। आप सर दोनों बैंक अकाउंट को रजिस्टर कराना चाहेंगे या किसी एक से इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो क्या ये छोटे छोटे सवाल है, इस तरह से क्या होता है कि आप उनको कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। और फाइनली क्या है, अगर कोई बॉन्ड
या एफडी है उनके एप्लीकेशन फॉर्म उनसे भरवा सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि सर चेक लाइए मैं लिख देता हूँ, आप चेक बुक अपना ले आइए। इस तरह से आप क्लोजिंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी आपके मन में हो सकता है बहुत से सवाल है, अभी आगे मैं और भी बहुत से सेशंस आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी आपके मन में जो भी सवाल है आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वंडरफुल सेशन के लिए। अब मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप राहुल रंजन जी से चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वैष्णव जी ने बहुत अच्छा लिखा है, आपके हर सेशन का इंतजार रहेगा। सर जी, जितना इंतजार आपको रहेगा उससे ज्यादा अब मुझे इंतजार है आप सभी से मिलने का, चाहे मैं ऑनलाइन मिलूं चाहे ऑफलाइन मिलूं। इस बार तो सबके लिए सरप्राइज हो गया, लर्निंग ग्रो में कुछ नया देखने को मिला सबको। नहीं, अब जैसे क्या होगा, धीरे धीरे करके मैं कई मॉड्यूल्स आपके लिए कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके अभी और भी मॉड्यूल्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जो इसके बाद एक और मॉड्यूल मैं आपके लिए बनाऊंगा, वो बनाऊंगा अपने बिजनेस को कैसे करके मैनेज करें। ठीक है, जिसमें कि हर चीज मतलब हम लोग अपने आप को कैसे मैनेज करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। एक्चुअली ये वाला जो मैं आज आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल करवा रहा हूँ, ये मॉड्यूल मैंने 2 दिन के लिए पूरा बनाया था, जिसमें कई चीजों को कवर किया जाता है LIC के एजेंट्स के लिए 11 साल पहले। जी। तो जस्ट उसी का ये ऑनलाइन वर्जन है। जी। तो मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टनर्स का। गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टनर्स से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे चैट बॉक्स के माध्यम में मिस्टर राहुल जी से पूछ सकते हैं। राहुल जी एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। शैलेश जी बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने का इंतजार है, मुझे भी बहुत ज्यादा रहेगा। भारत भूषण जी ने लिखा है वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग सेशन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का सेशन करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डेल जी पूछ रहे हैं कि सर कल भी आपका सेशन रहेगा? नहीं, कल मेरा सेशन नहीं रहेगा। कल के बारे में मैम आप बता दीजिए, कल के सेशन में क्या क्या चीजें रहेंगी। जी सर मैं आपको बताना चाहूंगी, कल आपको निवेश का जो ऐप है उसको हम किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसको अपने क्लाइंट्स को किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में सभी जानकारी दी जाएगी। वो सेशन हमारे निवेश टीम की बहुत ही सीनियर मैनेजर सुरुचि भूरिया जी लेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज उस सेशन में भी बने रहिएगा, उससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बूस्ट होगी कि आप निवेश के ऐप को किस तरह यूज कर सकते हैं, आपके लिए वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको सभी जानकारी कल मिल जाएगी। बाकी कोई भी मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शैलेश जी, LIC और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर करके बेचा जा सकता है? सर ये बहुत अच्छा सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस आप प्रोटेक्शन के लिए दीजिए कि कल को अगर आप न रहें तो फॉर एग्जांपल आप उनको टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ में म्यूचुअल फंड लाइफ में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जी यहाँ पे क्या अंतर करके बेचा जा सकता है? सर अंतर करके नहीं बेचना है, आपको दोनों कॉम्बिनेशन में देना है। अंतर नहीं करना है कि सर ये अच्छा है ये बुरा है। सर इस दुनिया में सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छे हैं, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा है। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड, FD, सारे का कॉम्बिनेशन बना के क्लाइंट को दीजिए, क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। जी एक और है, GS वैष्णव जी ने लिखा है निवेश ऐप सेशन नीडेड फॉर न्यू एडवाइजर। सर नए एडवाइजर के लिए भी मुझे लगता है जरूरी है, और जिनको समय हो चुका है जी उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जी वैष्णव जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जो निवेश ऐप में हर थोड़े थोड़े समय बाद बहुत से नए फीचर्स ऐड ऑन किए जाते हैं, तो ये सिर्फ न्यू एडवाइजर्स के लिए नहीं,
जिनको थोड़ा टाइम भी हो गया उनके लिए भी अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। और यहाँ पे मैं अपने साथ जुड़े सभी पार्टनर्स को ये भी बताना चाहूंगी, जैसा कि जिन पार्टनर्स ने हमारे साथ हमारा पिछला लर्न एंड ग्रो अटेंड किया था उन्हें पता है कि हमारा टॉपिक एकदम चेंज हुआ है। ये हमारा एकदम न्यू मॉड्यूल है जो राहुल रंजन जी ने बहुत अच्छे से पेश किया है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने फीडबैक इस सुपर सेल्समैनशिप को लेके भी हमारे साथ हमारे जो आपका चैनल बना हुआ है, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उस पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आपको ये सेशन कितना पसंद आया। धन्यवाद। मैम मिस्टर डेल और जीएस वैष्णव जी ने थैंक्स किया है। जी राहुल जी, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव रहा है, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। आपके समझाने का तरीका तो हर बार की तरह बहुत ही लाजवाब था। हमेशा बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं आपके समझाने के ऊपर सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम। और आगे भी ऐसे ही हम लोग सेशन करते रहेंगे। हर एक सेशन के मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग जुड़ेंगे। जी, मैं एक बार फिर से और भी नए नए सेशंस आने वाले हैं। जी, मैं अभी एक बार फिर से अनाउंस करना चाहूंगी सभी पार्टनर्स के लिए कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह के सेशंस निवेश आपके लिए लेके आए राहुल रंजन जी के साथ, तो कृपया अपने हमारे इस न्यू मॉड्यूल के बारे में जो भी आपके फीडबैक्स हैं हमारे साथ या अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को इतना ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। हमारे साथ कल भी जुड़िएगा, निवेश ऐप के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको उससे मिल जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद जी। मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगी गायत्री साहू जी का और जीएस वैष्णव जी का। सर आप अपने जो सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो सीआरएम है यानी कि सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर, उनके साथ भी शैलेश जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कम से कम महीने में एक बार ये सेशन होना चाहिए। मैम हमें आप देना चाहें जवाब। जी शैलेश जी, हमारा हर महीने राहुल जी के साथ एक सेशन होता है जो लर्निंग ग्रो नेम से ही होता है। ये बस इस बार हमने जो टॉपिक चेंज किया है इसलिए हमारे आपके फीडबैक्स जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर के साथ इस सेशन के फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।